पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि फीनिक्स गॉड को बंदी बना लिया गया था। अब आगे देखेंगे। हस्बैंड, तुम क्या कर रहे हो? लड़की खुशी खुशी लकड़ी के घर से बाहर दौड़ती हुई आई और बाहर लकड़ी काट रहे अपने पति को देखा। उसके चेहरे पर साफ उत्साह झलक रहा था। लकड़ी काट रहा हूं, बाद में आग जलाकर खाना बनाऊंगा। तुम्हें भूख लगी है क्या? लड़के ने प्यार से लड़की की ओर देखा। उसके गुलाबी नीले बालों पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में इतनी नरमी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मुझे भूख नहीं है। लड़की की चमकती आंखों में मुस्कान भरी थी। लेकिन थोड़ी सी भूख तो है। आज मैं हमारे लिए क्या कर सकती हूं? युवक मुस्कुराया और बोला। टीचर ने मुझे बहुत सारी रेसिपीज दी हैं। आज मैं कुछ नए डिशेस ट्राई करने वाला हूं और उन्हें दोनों ओल्ड एंसेस्टर्स, मेरी माँ और तुम्हारे लिए बनाऊंगा। लड़की मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मेरा हस्बैंड सबसे बेस्ट है। चुप। यह सुनते ही युवक का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से उसे चुप रहने का इशारा किया। चारों तरफ देखा कि कोई और तो नहीं सुन रहा, और फिर धीमी आवाज में डर के साथ बोला, हनी, सावधान रहो। अगर मेरे फादर इन लॉ ने यह सुन लिया तो मेरा खाना तो गया। हो सकता है उनके ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाए। लड़की हंस पड़ी और बोली, तुम मेरे फादर से इतना डरते हो? युवक ने कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा, डरूं क्यों नहीं? उस समय तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारे फादर ने तुम पर सील तक लगा दी थी। मुझे नहीं पता मैंने कितना सहा है। बाद में जब हमारी शादी हुई तो तुम्हारे ऊपर लगी सील को हटाने में मुझे कितना समय लगा। इसी वजह से हमारी अगली जनरेशन का जन्म भी देर से हो रहा है। देखो, मदर इन लॉ का तो दूसरा बच्चा भी हो गया है और हमारा अभी तक नहीं। लड़की ने नाक सिकोड़ी और बोली, क्यों नहीं है? तुम और मैं तो नहीं है, लेकिन जब तुम जिंदा थे तब तो एक था ना। युवक एक पल के लिए चौंक गया। उसके चेहरे की कड़वी मुस्कान और भी गहरी हो गई। तुम क्या कह रही हो? हम गॉड रेल्म में 20 साल से ज्यादा समय से हैं। ह्यूमन वर्ल्ड तो बहुत बदल चुका होगा। पता नहीं वहां कितनी जनरेशन्स बीत चुकी होंगी। गॉड रेल्म का एक दिन धरती का एक साल होता है। डुलुओ कॉन्टिनेंट में तो लगभग कई साल गुजर चुके हैं। लड़की की आंखें फिर से नरम हो गईं। उसने अफसोस के साथ कहा, मुझे माफ कर दो हस्बैंड। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। बस हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, इसीलिए मैं बहुत बेचैन रहती हूं। मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे पा रही हूं। मैं युवक ने मुस्कुराते हुए उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे साथ रह पाना ही भगवान ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। और अगर हमें बच्चे चाहिए तो हमें मदर इन लॉ की बात मानकर मेहनत करनी चाहिए। हे। बोलते बोलते उसका हाथ चुपके से लड़की के शरीर की ओर बढ़ गया। दूर रहो। लड़की ने उसका हाथ झटक दिया और शर्म से लाल होते हुए एक तरफ कूद गई। भले ही उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनका रूप रंग गॉड रेल्म में आने के समय से ज्यादा नहीं बदला था। यहां तक कि यह शर्मीलापन भी वैसा ही था। ठीक है, तुम जाकर इंतजार करो, मैं खाना बना रहा हूं, युवक ने बेबसी से कहा। लकड़ियां लगभग कट चुकी थीं। वैसे एक गॉड होने के नाते अगर वह जिंदगी को असली जैसा न बनाना चाहता तो उसे खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस छोटे से आंगन में 3 लकड़ी के घर थे। लड़का और लड़की दाहिने वाले घर में रहते थे। इसी समय बीच वाले लकड़ी के घर का दरवाजा खुला और एक लंबा आदमी बाहर निकला। वह आदमी करीब 30 साल का लग रहा था। उसके सुनहरे बाल बहुत सलीके से सजे थे। चेहरा हैंडसम था। उसकी आंखों में ट्विन पिलर्स थे और उसका स्वभाव बेहद शांत और प्रतिष्ठित था। अरे बदमाश लड़के, क्या तुम फिर से लड़की को तंग कर रहे हो? सुनहरे बालों वाले मिडिल एज्ड आदमी ने सीधे युवक की ओर उंगली उठाई। युवक ने बेबसी से कहा, ओल्ड एंसेस्टर, अगर वह मुझे तंग ना करे वही बहुत है। मैं उसे तंग करने की हिम्मत कैसे करूं? मध्य उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक फर्स्ट लेवल गॉड हो और मेरी बेबी गर्ल तो बस सेकंड लेवल गॉड है। वह तुम्हें कैसे तंग कर सकती है? लेकिन यह मत समझना कि गॉड ऑफ इमोशंस होने की वजह से तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुमने हमारी बेबी को तंग किया तो मैं अब भी तुम्हारी पिटाई करूंगा। लड़की खिलखिलाकर हंसी, उछलते हुए उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और दिखावे के अंदाज में युवक की ओर मुक्का हिलाया। बिल्कुल सही, मैं अपने अंकल से तुम्हारी पिटाई करवा दूंगी। लड़का सिर खुजाने लगा और मिडिल एज्ड आदमी भी हंस पड़ा। उसी समय बीच वाले लकड़ी के घर से एक खूबसूरत महिला बाहर आई जो करीब 20-25 साल की लग रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, हर बार जब मैं तुम्हें मुझे ऐसे बुलाते हुए सुनती हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यह जनरेशन सच में गड़बड़ हो गई है। वाकई, लड़की उस मिडिल एज्ड आदमी को अंकल कहती है, जबकि उसका पति, वही युवक, उसे ओल्ड एंसेस्टर कहता है। यह कैसी जनरेशन है? युवक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ओल्ड एंसेस्टर, मैं क्या करूं?
मेरी सीनियरिटी ही कम है। असल में गॉड बनने से पहले यह गॉड ऑफ इमोशंस ह्यूमन वर्ल्ड में इसी सुनहरे बालों वाले मिडिल एज्ड आदमी का डिसेंडेंट था। लेकिन उनके बीच लगभग 10,000 साल का फर्क था, इसलिए उसे एंसेस्टर कहना ही पड़ता था। और यह यंग गर्ल उस मिडिल एज्ड आदमी के एक अच्छे दोस्त की बेटी थी। बाद में उसने लोअर वर्ल्ड में अनुभव किया, युवक से मुलाकात हुई और आखिरकार दोनों साथ आ गए। इस रिश्ते ने कभी गॉड रेल्म को हिला दिया था। अंत में दोनों गॉड बने और गॉड रेल्म में आकर हस्बैंड वाइफ बन गए। लेकिन सीनियरिटी की वजह से कई समस्याएं थीं, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीकों से संबोधित करना पड़ता था। इसी बात को लेकर गॉड ऑफ इमोशंस को उसकी पत्नी अक्सर छेड़ती रहती थी। इसी समय बाएं वाले लकड़ी के घर का दरवाजा भी खुला और दो लोग बाहर आए। वे भी एक कपल थे। आदमी करीब 50 साल का लग रहा था, जबकि महिला सिर्फ 27-28 साल की। उन दोनों के डिवाइन पावर में ज्यादा तेज उतार चढ़ाव नहीं था। डैड, मॉम, युवक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और अपने पिता को सहारा दिया। लड़की भी जल्दी से दौड़कर अपनी मदर इन लॉ का हाथ पकड़ लिया। गॉड ऑफ इमोशंस के माता पिता गॉड नहीं थे, लेकिन क्योंकि गॉड ऑफ इमोशंस एक फर्स्ट लेवल गॉड था, वह अपने इन दोनों रिलेटिव्स को गॉड रेल्म में ले आ सका। इसी तरह ये दोनों गॉड रेल्म में आए। ओल्ड एंसेस्टर गॉड ऑफ इमोशंस के माता पिता ने बीच वाले लकड़ी के घर से निकले मिडिल एज्ड कपल को झुककर प्रणाम किया। जिस आदमी को एंसेस्टर कहा जा रहा था, वह गॉड ऑफ वॉर था, एक सेकंड लेवल गॉड। और वह महिला गॉड ऑफ स्पीड थी, वह भी सेकंड लेवल गॉड। गॉड ऑफ इमोशंस की पत्नी बटरफ्लाई गॉडेस थी। ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था कि सब लोग एक दूसरे को सीधे नाम से बुलाया करें, और हमारे बीच तो गॉडली नेम्स से बुलाना ही काफी है। इससे इतनी परेशानी भी नहीं होगी। दाई हाउ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? गॉड ऑफ वॉर ने गुस्से में कहा। दाई हाउ ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह कैसे हो सकता है? सीनियरिटी में गड़बड़ नहीं की जा सकती। आप एल्डर हैं, चलो छोड़ो। गॉड ऑफ वॉर ने हाथ हिलाया और कहा, गॉड ऑफ इमोशंस, जल्दी से हमारे लिए खाना बनाओ। आज ज्यादा बनाना, बाद में हम ड्रिंक भी करेंगे। ठीक है। गॉड ऑफ इमोशंस मुस्कुराते हुए मान गया और तुरंत काम में लग गया। बाहर से देखने पर भले ही वही यहां सबसे ऊंचे लेवल का गॉड था, लेकिन असल में उसका स्टेटस सबसे कम था। इन 3 लकड़ी के घरों में 3 कपल्स रहते थे। रोजमर्रा में खाना बनाने की जिम्मेदारी उसी की थी और बटरफ्लाई गॉड सफाई संभालती थी। पूरा परिवार खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण था। गॉड रेल्म में ऐसा बड़ा परिवार काफी रेयर माना जाता था। खाना अभी लगा नहीं है, इतनी जल्दी मत करो, पहले हमारे साथ चलो। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक तीखी आवाज गूंजी। उसी पल 4 अलग अलग दिशाओं से 4 रोशनी की किरणें उभरी। जैसे ही ये किरणें प्रकट हुईं, उन्होंने आसमान और जमीन को ढक लिया। लकड़ी के घर को केंद्र मानकर कई हजार वर्ग मीटर का इलाका इन रोशनियों में घिर गया। ये 4 रोशनियां थीं, डार्क गोल्ड, डार्क ग्रीन, डार्क पिंक और डार्क ब्लू। एक ही पल में चारों रंगों की चमक हवा में भर गई और जबरदस्त आतंक का एहसास फैल गया। चारों ओर अचानक ईविल ऑरा की लहर दौड़ गई। आसमान पूरी तरह ढक चुका था। यह क्या हो रहा है? गॉड ऑफ वॉर ने आसमान में आए इस बदलाव को हैरानी से देखा। वह गॉड रेल्म में कई सालों से था, लेकिन ऐसी स्थिति उसने पहली बार देखी थी। गॉड रेल्म में झगड़े होते तो हैं, लेकिन बहुत कम। हर गॉड का अपना टेरिटरी होता है और आमतौर पर वे बिना किसी बड़ी वजह के बाहर नहीं निकलते। अगर गॉड्स के बीच कोई विवाद हो भी जाए, तो ज्यादातर उसे सीधे गॉड रेल्म कमिटी को सौंप दिया जाता है। असली लड़ाई होना बेहद रेयर है, लेकिन इस समय जो 4 रंगी रोशनी उठी थी, वह साफ तौर पर किसी अच्छी चीज का संकेत नहीं थी। ऑरा बहुत मजबूत था और निशाना साफ तौर पर वही लोग थे। चारों दिशाओं से 4 आकृतियां धीरे धीरे सामने आईं और हर एक से अलग अलग ऑरा निकल रहा था। जो गॉड ऑफ इमोशंस पहले शांत और विनम्र दिख रहा था, वह अब सीधा खड़ा हो चुका था। एक ही पल में वह अपने माता पिता के सामने आकर उन्हें ढक चुका था। उसके माता पिता गॉड रेल्म में सबसे निचले स्तर के प्रीस्ट कल्टीवेशन में आते थे और लड़ाई के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे। गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ स्पीड और बटरफ्लाई गॉड भी आगे बढ़े। चारों ने मिलकर एक घेरा बना लिया और गॉड ऑफ इमोशंस के माता पिता को बीच में सुरक्षित कर लिया। तुम लोग कौन हो? गॉड ऑफ इमोशंस ने गहरी आवाज में पूछा। उसी समय उसके सिर के पीछे से गोल गोल हेलो उभरने लगे। उसकी ऑरा भी अजीब होने लगी। यह भावनाओं की लगातार उठती गिरती लहरें थीं और हर लहर के साथ हवा में मौजूद चारों रोशनियां हल्का सा कांप जाती थीं। 7 रिंग हेलो, फर्स्ट लेवल गॉड,
लेकिन जब चारों घेरने वालों के सिर के पीछे देखा गया तो वहां भी लाइट व्हील्स उभर आए और हर एक के पास भी 7 रिंग्स थे। 4 फर्स्ट लेवल गॉड। गॉड ऑफ वॉर की आंखों में हैरानी की झलक आ गई। गॉड रियल्म में कुल मिलाकर सिर्फ 18 फर्स्ट लेवल गॉड्स होते हैं। इन चारों की ऑरा अलग अलग थी, इसलिए उनकी पहचान छुपी नहीं रह सकी। तुम लोग। गॉड ऑफ वॉर की नजर पहले उस आदमी पर गई जिसके पीछे डार्क गोल्ड हेलो था। उसका शरीर पतला था, लेकिन सिर असामान्य रूप से बड़ा था। उसकी आवाज तीखी थी और आंखों में ठंडी चमक थी। क्या तुम ओरिजिनल सिन का गॉड, गॉड ऑफ ग्रीड हो? डार्क गोल्ड लाइट व्हील थोड़ा सिमट गया। गॉड ऑफ ग्रीड मुस्कुराया और बोला, हां, मैं ही हूं। गॉड ऑफ वॉर ने दूसरी दिशा में देखा। वहां डार्क ग्रीन लाइट व्हील वाला एक बहुत मोटा आदमी था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, शरीर हिल रहा था जैसे वह किसी भी पल सो जाएगा। गॉड ऑफ लेजीनेस, गॉड ऑफ वॉर ने पूछा। हूं मोटे, गॉड ऑफ लेजीनेस ने सुस्ती भरी आवाज में जवाब दिया। गॉड ऑफ वॉर धीरे धीरे ऊपर उठा और पीछे की 2 दिशाओं की ओर देखा। डार्क पिंक रोशनी फैल रही थी। उसके लाइट व्हील में भी 7 हेलो चमक रहे थे। वह एक महिला थी। उसकी भौहें कसी हुई थीं, आंखों में अनगिनत ईर्ष्या और नाखुशी भरी थी। उसका मुंह बड़ा था, कद छोटा था और कंधे टेढ़े थे। गॉड ऑफ जेलसी। डार्क ब्लू 7 रिंग लाइट व्हील के नीचे एक बेहद हैंडसम आदमी आगे बढ़ा। उसके लंबे सुनहरे बाल थे। उसने गॉड ऑफ वॉर की ओर बस एक नजर डाली और उसकी आंखों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। गॉड ऑफ प्राइड। बिल्कुल सही, वही मैं हूं। गॉड ऑफ प्राइड ने घमंड से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग सीधे हार क्यों नहीं मान लेते? गॉड ऑफ वॉर ने चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स को ठंडी नजर से देखा और गंभीर आवाज में बोला, 7 डेथली सिन में से 4 ओरिजिनल सिन गॉड्स आज मेरे इस छोटे से स्थान पर आए हैं। यह तो बड़ा सम्मान है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज यहां आने का मकसद क्या है। मुझे याद नहीं कि मेरा कभी ओरिजिनल सिन गॉड्स से कोई लेन देन रहा हो। गॉड ऑफ ग्रीड ने दांत दिखाते हुए हंसकर कहा, सही है, पहले कोई लेन देन नहीं था। लेकिन तुम्हारा कसूर यही है कि तुम उस आदमी के भाई हो। और देखो, उसकी बेटी और दामाद भी यही हैं। कितना अच्छा है। सबको एक साथ ले चलेंगे ताकि पूरा परिवार फिर से मिल जाए। तुम मेरे फादर के साथ कुछ करने की सोच रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बटरफ्लाई गॉड गुस्से से चिल्लाई। उसकी पीठ से विशाल पर्पल गोल्ड बटरफ्लाई विंग्स फैल गए। गॉड ऑफ इमोशंस की आंखों में ठंडक थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस बटरफ्लाई गॉड का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। गॉड ऑफ प्राइड ने तिरस्कार से कहा, यहां तो बस एक ही फर्स्ट लेवल गॉड है, फिर भी लॉर्ड ने हम चारों को भेज दिया। सच कहूं तो मैं अकेला ही इन सबको खत्म करने के लिए काफी हूं। ओरिजिनल सिन गॉड्स की बातें सुनकर गॉड ऑफ वॉर का दिल डूब गया। वह समझ चुका था कि ये लोग क्यों आए हैं। उनका निशाना उसका परिवार नहीं था, बल्कि उसका अच्छा भाई सी गॉड था, जो पूरे गॉड रेल्म को संभालता था। और जब वे इतनी खुली तरह से यहां आ सके थे, तो साफ था कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। क्या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गॉड रेल्म में युद्ध शुरू करना चाहता है? गॉड ऑफ स्पीड गुस्से में चिल्लाई। क्या उसे डिवाइन पनिशमेंट का डर नहीं है? गॉड ऑफ प्राइड ने घमंड से हंसते हुए कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि डिवाइन पनिशमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है। चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स उस आंगन के सामने इकट्ठा हो गए, जहां गॉड ऑफ इमोशंस अपने परिवार के साथ एकांत में रहता था। उनकी भारी प्रेशर की वजह से गॉड ऑफ इमोशंस और उसके परिवार के चेहरों पर गहरी गंभीरता छा गई। गॉड ऑफ जेलसी ने उदास और ईर्ष्या से भरे चेहरे के साथ कहा, सी गॉड, टेंग सान आखिर किस आधार पर गॉड रेल्म को कंट्रोल कर सकता है? उसके पास इसकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। जब से उसने गॉड रेल्म की जिम्मेदारी संभाली है, गॉड रेल्म में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। अब उसे रिप्लेस करने का समय आ गया है। सच में, अब समय आ चुका है। गॉड ऑफ वॉर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों की पुतलियां तेज हो गईं और उसके शरीर से भयानक फाइटिंग स्पिरिट फूट पड़ा। उस ताकतवर ऑरा से हवा की रफ्तार अचानक तेज हो गई और हल्की सी सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। उसी के साथ उसका शरीर भी फूलने लगा। मामला अब इस मोड़ पर आ चुका था कि और बात करना बेकार था। पहले यहां से निकलना जरूरी था, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। इस समय गॉड ऑफ इमोशंस के पिता का भाव बेहद शांत था। उन्होंने गॉड ऑफ इमोशंस के कंधे पर हाथ रखा और सधे हुए स्वर में कहा, बेटा, हमारी चिंता मत करो। हम वैसे भी कई दशक ज्यादा जी चुके हैं। इन सालों में तुम्हारे साथ रहकर हम बहुत खुश रहे हैं। गॉड ऑफ इमोशंस का शरीर हल्का सा कांप गया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता और भी गहरी हो गई। उसका मन पूरी तरह अडिग था। एक साधारण इंसान से गॉड बनने तक
उसने अनगिनत मुश्किलें झेली थीं। चाहे सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वह कभी पीछे नहीं हटेगा। 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स हैं, तो सामने आओ। उसके सिर के पीछे मौजूद 7 फोल्ड हेलो तेजी से चमक उठा। उसकी देह को केंद्र मानकर जबरदस्त इमोशनल फ्लक्चुएशंस फूट पड़ी। सिर्फ वही नहीं, उसके पास खड़ी बटरफ्लाई गॉड से भी पर्पल गोल्ड रोशनी उठने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे गॉड ऑफ इमोशंस की डिवाइन लाइट से मिलती चली गई और दोनों के मर्ज होने का हल्का सा संकेत दिखाई देने लगा। जब वे ह्यूमन वर्ल्ड के डुलुओ कॉन्टिनेंट में थे, तब उनकी एबिलिटीज एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकती थीं। बाद में गॉड बनने के बाद इंसानी शरीर उस स्तर की फ्यूजन को सह नहीं पाता था। लेकिन गॉड बनने के बाद डिवाइन पावर के बैप्टिज्म से गुजरने पर उनकी मूल क्षमता फिर से लौट आई थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स को भेजना बिल्कुल बेकार नहीं था। सिर्फ गॉड ऑफ इमोशंस ही फर्स्ट लेवल गॉड नहीं था, बल्कि गॉड ऑफ वॉर भी सेकंड लेवल गॉड्स के पीक पर था। सबसे अहम बात यह थी कि गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड, साथ ही गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड, इन सभी के पास डुलुओ कॉन्टिनेंट से लाई गई एक खास क्षमता थी, जिसे मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कहा जाता था। अब इसे सोल फ्यूजन स्किल कहा जाना ज्यादा सही था। गॉड रेल्म में विवाद बहुत कम होते थे, इसलिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे लॉ एनफोर्सर को भी यह अंदाजा नहीं था कि इन सोल फ्यूजन स्किल्स की असली सीमा क्या है। हल्की सी रोशनी चमकी और हवा हल्का सा मुड़ गई। चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स के चारों ओर की रोशनी भी और तेज हो गई। उन्हें सिर्फ सामने मौजूद 6 लोगों को पकड़ना ही नहीं था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि यहां की लड़ाई की औरा बाहर न फैले। और सच तो यह था कि जब उन्होंने यहां कदम रखा, उसी समय कुछ और जगहों पर भी एक्शन शुरू हो चुका था। यस, गॉड रेल्म कमेटी। तांग सान कमरे में चुपचाप आधिकारिक काम निपटा रहा था। इन दिनों उस आने वाली अनजानी आहट की वजह से वह थोड़ा बेचैन रहने लगा था। उस पूर्वाभास की अनिश्चितता और इस तथ्य के कारण कि किसी और गॉड ने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, वह किसी तरह की तैयारी भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार गॉड रेल्म में उसकी नींव अभी भी बहुत गहरी नहीं थी। बीते कुछ दशकों में भले ही वह गॉड रेल्म की जिम्मेदारी संभालता रहा हो, लेकिन हर गॉड काफी इंडिपेंडेंट था। जब तक वे दिल से सहमत न हो, उन्हें आदेश देना आसान नहीं था। जहां तक उस अनजान संकट से निपटने की बात थी, तो वह सिर्फ गॉड रेल्म के सालों के एक्यूमुलेशन पर ही भरोसा कर सकता था। वह संकट भले ही पहाड़ जितना भारी लग रहा था, लेकिन टांग सान को फिर भी हल्का सा एहसास था कि उसमें जीवन की एक पतली सी किरण बाकी है। हालांकि वह इससे ज्यादा सटीक अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। काश यह संकट थोड़ी देर से आए, टैंग सान ने मन ही मन आह भरी। कम से कम तब तक तो रुक जाए जब तक उसका बेटा पैदा न हो जाए। उस समय शाओवू उसकी थोड़ी मदद कर सकेगी। पिछले 6 महीनों में गॉड रेल्म काफी शांत रहा था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी जैसे खुद को काबू में रखे हुए था। हर मीटिंग में वह बहुत कम बोलता था और न ही कोई सवाल या उकसावा करता था। लेकिन टांग सान को जरा भी भरोसा नहीं था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सच में शांत हो गया है। शायद उसकी यह शांति सिर्फ एक गारंटी पाने के लिए थी। तय समय में अभी आधा साल बाकी था। अगर तब तक संकट नहीं आया, तो उसे डिवाइन रेल्म के विस्तार में सपोर्ट देना पड़ेगा। उम्मीद है कि वह सही साबित हो। इस समय टंग सान दिल से चाहता था कि वह गलत हो। वह यह भी समझता था कि अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्रस्ताव पास हो गया और सफल हो गया, तो गॉड रेल्म में टंग सान की स्थिति तेजी से गिर जाएगी। शायद तब उसे गॉड रेल्म को कंट्रोल करने की ताकत भी छोड़नी पड़े। फिर भी टेंगसन खुश ही होता। कम से कम वह विनाशकारी आपदा तो नहीं आती। आज गॉड रेल्म कमेटी में गॉड ऑफ गुडनेस और गॉड ऑफ ईविल मौजूद नहीं थे। जिस प्लेन में वे पहले रहते थे, वहां कुछ समस्याएं आ गई थीं। वहां रीइंकारनेट हुए पुराने गॉड ऑफ गुडनेस और गॉड ऑफ ईविल एक मुश्किल में फंस गए थे और अब हालात संभालना उनके लिए कठिन हो रहा था। असल में गॉड रियल्म के नियमों के अनुसार गॉड्स को ह्यूमन अफेयर्स में दखल नहीं देना चाहिए था। लेकिन ये दोनों फॉर्मर गॉड किंग्स गॉड रियल्म के लिए बहुत बड़ा योगदान दे चुके थे, इसलिए सीमित दायरे में उनकी मदद करना जरूरी हो गया था। अब गुड और ईविल गॉड्स उनकी कैसे मदद कर रहे थे, ये टैंग सान सिर्फ भगवान से प्रार्थना करके ही जान सकता था। आखिरकार इन्हें उन्हीं 2 लोगों ने चुना था। चयन की प्रक्रिया में उन्होंने वाकई बहुत कुछ सहा था। यहां तक कि टैंग सान भी उन क्रूर परिस्थितियों को देखकर विचलित हो जाता था। बाद में जब उसने अपने सन इन लॉ की परीक्षा ली, तब उसने भी लगभग वही तरीके अपनाए, बल्कि उससे भी ज्यादा। आखिर उसकी सबसे कीमती बेटी को ले जाने वाला सन इन लॉ जो था,
जब टैंग सान ने अपनी बेटी और सन इन लॉ के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। बेटी की शादी के बाद वह पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गई थी। भले ही वह अब उसके साथ नहीं रहती थी, लेकिन अक्सर मिलने आ जाती थी और जल्द ही उसे एक छोटा भाई मिलने वाला था। ठीक है, कल ही उन्हें बुला लेते हैं, परिवार के साथ बैठकर खाना खाएंगे। गॉड रेल्म के रूलर होने की वजह से टांगसान खुद गॉड रेल्म काउंसिल आसानी से नहीं छोड़ सकता था, लेकिन दूसरे गॉड्स को बुलाना कोई समस्या नहीं थी, खासकर जब बात परिवार की हो। तंगसान, अचानक एक गहरी आवाज गूंजी। तंगसान एक पल के लिए ठिठक गया। अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन में उसने पहले कुछ भी महसूस नहीं किया था, और यह आवाज उसे बहुत परिचित लगी। यह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज थी। उसने हल्का सा आंखें मिचकाईं और उसकी स्पिरिचुअल सेंस अचानक फैल गई। उसी पल उसका भाव भी बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि गॉड रेल्म कमेटी के ठीक बाहर बैंगनी काले रंग के घने बादलों का एक बड़ा गुच्छा मंडरा रहा था। उन बादलों के बीच बीच बैंगनी बिजली चमक रही थी और उनके नीचे डिस्ट्रक्शन की बेहद डरावनी सोच जमा हो रही थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत सच में बहुत ज्यादा थी। अगर केवल सी गॉड या केवल शुरा गॉड की शक्ति होती तो तेंग सान खुद भी मानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वह दो गॉड्स का एक साथ मेल था। अगर सच में लड़ाई हो जाए तो शाओवू की मदद के बिना भी खुद को हराया जाना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन सवाल यह था कि वह करना क्या चाहता है। गॉड रेल्म कमेटी के पास अपनी डिवाइन पावर दिखाना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। नीली रोशनी की एक झलक के साथ टैंग सान पहले ही गॉड रेल्म कमेटी से बाहर निकल चुका था। वह हवा में तैरते हुए आसमान में छाए उस विशाल डिजास्टर क्लाउड के सामने खड़ा था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि गॉड रेल्म कमेटी के पास डिवाइन पावर का इस्तेमाल सख्त मना है? तांगसान ने बेहद सीधे शब्दों में फटकार लगाई। बैंगनी काले बादलों के बीच से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ठंडी आवाज आई, गॉड रेल्म सेंटर मुझे सौंप दो। यह सुनकर टांगसान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। पहले उसने इतना नहीं सोचा था, लेकिन अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बातों में साफ साफ रिबेलियन का मतलब झलक रहा था। तुम रिबेलियन शुरू करना चाहते हो? टांगसान के पीछे नीले हेलो के गोले तेजी से फैल गए। एक पल में ही 7 रिंग हेलो वाला सी गॉड का लाइट व्हील प्रकट हो गया। उसी के साथ उसके हाथ में एक सुनहरी ट्राइडेंट भी आ गई। भले ही वह सिर्फ फर्स्ट लेवल गॉड था, लेकिन दो गॉड्स के एक होने की वजह से और गॉड रेल्म कमेटी जैसे सबसे शक्तिशाली डिवाइन पावर वाले स्थान पर कल्टीवेशन करने के कारण उसकी ताकत बेहद जबरदस्त थी। इसके अलावा वह किसी भी समय शूरा गॉड में भी बदल सकता था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडी आवाज में कहा, अगर गॉड रेल्म तुम्हारे हाथों में ही चलता रहा तो वही असली आपदा बनेगा। शायद जिस कैटास्ट्रोफी की तुम गणना कर रहे हो वह खुद तुम ही हो। मैं रिबेलियन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चीजों को सही जगह पर ला रहा हूं। बहुत जल्द पूरा गॉड रेल्म जान लेगा कि गॉड रेल्म के विकास के लिए किसका नियंत्रण सबसे सही है। तांगसन ने गहरी सांस ली और कहा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूं। मैं भी चाहता हूं कि गॉड रेल्म आगे बढ़े, लेकिन जो संकट मैं देख रहा हूं वह बहुत ज्यादा भयानक है और गॉड रेल्म को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इसलिए मुझे गॉड रेल्म को फिलहाल स्थिर रखना ही पड़ेगा। अगर तुम यहां से चले जाओ तो मैं आज की इस घटना को कभी हुआ ही नहीं मानूंगा। तुम पहले की तरह गॉड रेल्म के लॉ एनफोर्सर बने रहोगे। क्या कहते हो? हा 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 हा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जोर से हंसा। अपना यह ढोंग बंद करो। असल में तुम बस यही चाहते हो कि बिना विस्तार के गॉड रेल्म पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में रहे। तुम्हारी फाउंडेशन कमजोर है। अगर गॉड रेल्म का विस्तार हुआ तो मेरे गॉड्स के जरिए और ज्यादा गॉड्स पैदा होंगे। लोअर रेल्म से गॉड बनने वालों की संख्या बढ़ेगी और मेरे अधीन गॉड्स भी बढ़ेंगे। इससे तुम्हारा शासन हिल जाएगा। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो? टांगसान ने थोड़ा असहज होकर कहा, तुम एक जेंटलमैन के शरीर में विलन का दिल रखते हो। मैं इस स्थिति से बिल्कुल नहीं डरता। मान लो अगर ऐसा हो भी गया तो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस पद के लिए लड़ने का शौक है? और वैसे भी ऐसा होना नामुमकिन है। तुम्हारी शक्ति डिस्ट्रक्शन है। तुम्हारे अधीन सिर्फ ईविल गॉड्स और ओरिजिनल सिन गॉड्स ही आ सकते हैं। गॉड रेल्म में नेगेटिव गॉड्स की संख्या कभी भी पॉजिटिव गॉड्स से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? ऐसे में तुम गॉड रेल्म को कैसे संभालोगे? शुरुआत में जब दो गॉड किंग्स नीचे उतरे थे तब उन्होंने गॉड रेल्म मुझे सौंपा था, तुम्हें नहीं। यह मेरी डिवाइन आइडेंटिटी की वजह से था, ताकत की कमी की वजह से नहीं, और इसमें कोई स्वार्थ भी नहीं था। अगर किसी दिन मैं सच में गॉड रेल्म के रूलर का पद छोड़ूंगा तो मैं वह गॉडेस ऑफ लाइफ को दूंगा, तुम्हें नहीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मुझे बताओ,
क्या गॉडेस ऑफ लाइफ को पता है कि तुम आज यहां आए हो? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ पल चुप रहा। गॉडेस ऑफ लाइफ का नाम उसके लिए बेहद असरदार था। बिल्कुल पता है, उसने ठंडी आवाज में कहा। हम पति पत्नी एक ही दिल के हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे साथ खड़ी होगी? टांगसान ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तो गॉडेस ऑफ लाइफ को यहां बुला लो। अगर गॉडेस ऑफ लाइफ भी यही चाहती है कि मेरी जगह बदली जाए और गॉड ऑफ गुड व गॉड ऑफ ईवल भी सहमत हों, तो मैं यह पद तुम्हें दे दूंगा। फिर क्या? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को यह जवाब उम्मीद नहीं था, लेकिन टैंगसन की कही बात को पूरा करना लगभग नामुमकिन था। गॉड ऑफ गुड और गॉड ऑफ ईवल भले ही गॉड रेल्म कमेटी में सबसे कमजोर माने जाते हों, लेकिन वे फिर भी 9 रिंग लाइट व्हील के शक्तिशाली गॉड्स थे। अगर वे यहां होते तो आज की यह योजना कभी सफल नहीं होती। इसीलिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जानबूझकर लोअर रेल्म में गड़बड़ी पैदा की थी, ताकि उन्हें वहां फंसाया जा सके। जब वे वापस आते तब तक सब कुछ तय हो चुका होता। तब उसे किसी बदलाव का डर नहीं रहता। जहां तक गॉडेस ऑफ लाइफ की बात है, टैंग सान ने अपने हाथ की गोल्डन ट्राइडेंट धीरे धीरे ऊपर उठाई। सुनहरे हेलो के गोले फैलने लगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुमने गॉडेस ऑफ लाइफ के साथ क्या किया है? वह तुम्हारी पत्नी है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अचानक गुस्से से गरज उठा। हम पति पत्नी के बीच के मामले में दखल मत दो। टांगसान ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम जिद पर अड़े हो तो मुझे पहले तुम्हें पकड़ना होगा और फिर मैं खुद गॉडेस ऑफ लाइफ को ढूंढने जाऊंगा। उसके पीछे 7 रिंग हेलो तेजी से चमक उठे। गोल्डन ट्राइडेंट ने हवा में गोल गोल आर्क्स बनाए। उसके पीछे सुनहरे बादलों के गुच्छे उभरे और विशाल समुद्र जैसे बादल बनकर आगे उमड़ पड़े। महान गॉड्स की टक्कर अब शुरू होने वाली थी। गुस्से भरी दहाड़ के साथ गॉड ऑफ वॉर का शरीर फैलकर लगभग कई दर्जन मीटर ऊंचा हो गया। उसका विशाल शरीर किसी भव्य पहाड़ की तरह लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर काली धारियों वाले सफेद बाल थे और उसकी शान उसके बाघ जैसे पंजों से साफ झलक रही थी। उसके शरीर के चारों ओर एक गहरा नीला हेलो भी चमक रहा था। चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स बेहद शक्तिशाली थे। वे सभी फर्स्ट लेवल गॉड्स थे। इन नकारात्मक गॉड्स की कॉम्बैट पावर सामान्य पॉजिटिव गॉड्स से कहीं ज्यादा होती है। 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स की संयुक्त शक्ति ने गॉड ऑफ इमोशंस, बटरफ्लाई गॉड, गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड को पूरी तरह दबा दिया था। यह कोई स्किल नहीं थी, बल्कि डिवाइन पावर की सीधी सप्रेशन थी। 4 फर्स्ट लेवल गॉड्स की संयुक्त डिवाइन पावर वाकई बेहद डरावनी थी। गॉड ऑफ इमोशंस का 7 फोल्ड हेलो पूरी ताकत से चमक रहा था। ज्यादातर दबाव उसने अकेले ही सहा था, तभी गॉड ऑफ वॉर को हमला करने का मौका मिल पाया, वरना सिर्फ डिवाइन सप्रेशन ही उन्हें पकड़ने के लिए काफी थी। गॉड लेवल की लड़ाई में ज्यादातर स्किल्स का असर कम हो जाता है। असली टक्कर डिवाइन पावर और सोल स्ट्रेंथ की होती है। हाँ, सही टेक्निक का भी कुछ न कुछ महत्व रहता है। गॉड ऑफ इमोशंस के माथे पर एक वर्टिकल आई धीरे धीरे खुलने लगी। भले ही वह ज्यादातर दबाव झेल रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रही थी। वह अब भी पूरी तरह मजबूत था। गॉड ऑफ ग्रीड ने गॉड ऑफ इमोशंस को अजीब नजरों से देखा, जबकि गॉड ऑफ जेलसी बटरफ्लाई गॉड के लंबे पिंक ब्लू बालों को जलन भरी नजरों से घूर रही थी। गॉड ऑफ लेजीनेस अब भी आधा सोया हुआ था, लेकिन गॉड ऑफ प्राइड लगातार गॉड ऑफ वॉर पर हमला कर रहा था। गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ स्पीड ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसका सामना किया हुआ था। यह गॉड ऑफ इमोशंस सच में बहुत ताकतवर है। उसे गॉड बने कितने साल ही हुए हैं, सिर्फ कुछ दशकों में ही उसके पास इतनी बड़ी डिवाइन पावर आ गई। इसीलिए पहले सी गॉड ने उसे फर्स्ट लेवल गॉड बनाया था। उसकी फाउंडेशन वाकई मजबूत है। आज ज्यादा लोगों का आना सही फैसला था। किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। कम से कम अभी के लिए यह खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। गॉड रेल्म में न तो सी गॉड, न गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और न ही गॉड रेल्म कमिटी का कोई और सदस्य अकेले पूरे गॉड रेल्म को कंट्रोल कर सकता है। और जोर लगाओ, लेजी। गॉड ऑफ ग्रीड ने नाराजगी से गॉड ऑफ लेजीनेस को देखा। शुरू से ही यह पूरी ताकत नहीं लगा रहा था। इसकी आलसपन हद से ज्यादा थी। ओह, गॉड ऑफ लेजीनेस ने सुस्ती भरी आवाज निकाली और उसकी डिवाइन पावर अचानक तेजी से बढ़ गई। 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स में कुल डिवाइन पावर के मामले में वही सबसे ज्यादा ताकतवर था। यह आलसी मोटा आदमी जब कुछ नहीं करता तो बस लेटकर सोता रहता है, और उसी तरह की कल्टीवेशन से उसने सबसे ज्यादा डिवाइन पावर जमा कर ली थी। जैसे ही गॉड ऑफ लेजीनेस ने पूरी ताकत लगाई, गॉड ऑफ इमोशंस के माथे पर पसीने की हल्की लकीर उभर आई। असल में वह अकेले ओरिजिनल सिन गॉड्स की सप्रेशन नहीं झेल रहा था, बल्कि उसके साथ बटरफ्लाई गॉड भी थी,
उन दोनों की डिवाइन पावर की कंपैटिबिलिटी और आपसी फ्यूजन के बाद ही वे अपनी सामान्य सीमा से ज्यादा शक्ति निकाल पा रहे थे। गॉड रेल्म में आने के बाद उसे शायद ही कभी लड़ने का मौका मिला था। ह्यूमन वर्ल्ड में उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत गहरा था, लेकिन यह गॉड रेल्म था। गॉड रेल्म और ह्यूमन वर्ल्ड में अब भी बड़ा फर्क था। ऐसे चलता रहा तो हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, बटरफ्लाई गॉड ने गॉड ऑफ इमोशंस से स्पिरिचुअल कनेक्शन के जरिए कहा। गॉड ऑफ इमोशंस ये बात अच्छे से समझता था, लेकिन अगर वे इस तरह नहीं टिके तो उनके पीछे उनके अपने रिश्तेदार थे। इसी समय गॉड ऑफ वॉर ने फिर से गॉड ऑफ प्राइड का सामना किया। उसके शरीर से चमकदार गोल्डन लाइट फूट पड़ी और व्हाइट टाइगर का प्रोटेक्टिव फॉर्म उसके चारों ओर बन गया। गॉड ऑफ प्राइड ने हथेली से उस व्हाइट टाइगर बैरियर पर वार किया। एक जोरदार घंटी जैसी आवाज गूंज उठी। गॉड ऑफ वॉर का शरीर कांप गया। फिर उसका विशाल शरीर थोड़ा सिकुड़ गया और तेज रोशनी की धाराओं में बदलकर हवा में एक बहुत बड़ा किल शब्द बन गया। उसी पल एक गहरी काली शैडो भी चमकी और जहरीले सांप की तरह फुर्ती से आगे बढ़ी। गॉड ऑफ प्राइड ने ठंडी आवाज निकाली और उसके सामने डार्क ब्लू लाइट से बनी एक दीवार खड़ी हो गई ताकि वह हमला रोक सके। लेकिन वह विशाल किल शब्द बेहद तेज था। तेज चटकने की आवाज के साथ उसकी डार्क ब्लू लाइट कर्टन टूट गई। अगले ही पल वह तेज रोशनी उसके सामने आ पहुंची। गॉड ऑफ प्राइड दर्द से गरज उठा। उसकी छाती पर एक गहरी चोट बन गई। हालांकि वह जख्म पल भर में भर गया, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। घायल, वह सच में घायल हो गया था। एक फर्स्ट लेवल गॉड का दो सेकंड लेवल गॉड्स के हमले में घायल होना, यह उसके लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं था। गॉड ऑफ प्राइड ने आसमान की ओर सिर उठाकर जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी पीठ के पीछे के साथ हेलोस का डार्क ब्लू रंग अचानक और गहरा हो गया और दो इल्यूजनरी हेलोस और उभर आए। अब वह कुछ समय के लिए 9 हेलोस वाला सा लगने लगा। हालांकि यह सिर्फ अस्थाई और इल्यूजनरी था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह सच में गॉड किंग बन गया, लेकिन इस एबिलिटी के बाद उसकी ऑरा पूरी तरह बदल चुकी थी। वर्ल्ड डिफाइंग नाइन्थ हेवन, यह गॉड ऑफ प्राइड की यूनिक स्किल थी, जिससे उसकी डिवाइन पावर पल भर में दोगुने से भी ज्यादा स्तर तक पहुंच जाती थी। एक घूंसे के साथ आसमान में जैसे डार्क ब्लू थंडर का गुच्छा फट पड़ा। उसकी भयानक गड़गड़ाहट से चारों ओरिजिनल सिन गॉड्स द्वारा बनाया गया बैरियर तक कांप उठा। तुम गॉड्स को मार नहीं सकते। इसी पल गॉड ऑफ लेजीनेस ने अचानक अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और आज यहां आने के बाद पहली बार बोला। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।